नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव सबको नमन है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु जनों को नमन है, वंदन है, चरण वंदन है। बहुत शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा के दिन। आज मेरा मंच के माध्यम से आज हम सबके साथ जुड़ रहे हैं, बातचीत करने वाले हैं। सबको प्रणाम करता हूं। थिएटर इज स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए, मैं हिंदी में बोलूंगा, लेकिन ये अंग्रेजी बीच बीच में छलक जाएगी। जिसके पास जो चीजें कम होती हैं वो छलक जाया करती हैं। थिएटर इज स्पिरिचुअल जर्नी। नाटक एक आध्यात्मिक यात्रा है। एक्टर इज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। एक्टिंग इज ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अभिनय आध्यात्मिक साधना है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई। गुरुकुल के बाद फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, डीएवी मिडिल स्कूल, डीएवी हाई स्कूल गोपालगंज, फिर छपरा जिला स्कूल से 10th और 11th मैट्रिकुलेशन, फिर राजेंद्र कॉलेज से फिजिक्स ऑनर्स। छपरा में रहकर ही बहुत सारी गतिविधियां हुई। बड़ा हुआ मैं, पढ़ाई लिखाई संपूर्ण हुआ। मेरा गांव कोल्हुआ, दरौंदा थाना, जिला सिवान। ये बिहार की बातें बता रहा हूं मैं। एक छोटे से गांव से हम हैं। चूंकि हमारे पिताजी सरकारी अधिकारी थे, जगह जगह उनकी बदली हुआ करती थी, तो जगह जगह कई जगह हमने पढ़ाई की। हम अपने गांव में दुर्गा पूजा में छुट्टियों में जाया करते थे। मैं 8वीं क्लास में था जब एक बार हम गांव गए छुट्टियों में उस वर्ष। तो हमारे गांव में एक परंपरा हुआ करती थी कि 2 नाटक, एक भोजपुरी और एक हिंदी, दशहरा में होगा ही होगा। उस वर्ष भोजपुरी में जो नाटक खेला जा रहा था, उस नाटक का नाम था गौना की रात। बाल विवाह पर यह आधारित था। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, बालक था। निर्देशक ने मुझे देखा। मैं मेरे बड़े भाई से पूछा कि एक्टिंग करी है का, रोल करी हैं? तो बड़े भाई साहब ने कहा, रहुए पूछ ली, आप ही पूछ लीजिए। मुझे वो रोल मिल गया। मैंने वो रोल किया, बहुत ही प्रशंसा मिली और मुझे चस्का लग गया। अब मैं हर वर्ष जाया करता था गांव दुर्गा पूजा में वो 2 नाटक करने। और बाद में ये स्थिति हुई कि दोनों नाटक करने की जिम्मेदारी मेरे हाथों में आ गई और मुझे करना था। मैं जाया करता था उन नाटकों को करने के लिए। आदित्य जी प्रणाम, प्रकाश जी प्रणाम, आकाश जी प्रणाम, प्रतिमा जी प्रणाम। और हम हर साल जाकर ये नाटक करते थे। शहर छपरा में जब मैं मैट्रिकुलेशन कर लिया तो बाबू राजेंद्र बाबू के बड़े भाई महेंद्र बाबू, राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति हमारे देश के, उनके बड़े भाई महेंद्र बाबू ने एक संस्था बनाई थी, एमेच्योर ड्रामेटिक एसोसिएशन।
उस संस्था के साथ मैं छपरा में जुड़ गया, जहाँ शहर के बहुत बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, शिक्षक, एडवोकेट्स, लोक गायक, लोक संगीतकार, ये लोग जुड़े हुए थे। और मैं वहाँ नाटक करने लगा। वहाँ मेरा पहला नाटक था, एक था गदा और पलादात खां, शरद जोशी का। मोहम्मद ज़कारिया साहब ने उसे निर्देशित किया था। कनन जी नमस्कार, मुकुल जी नमस्कार। और ये मामला शुरू हो गया, नाटक का, पढ़ाई चल रही थी। मेरी माता जी चाहती थी मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि बिहार की एक परंपरा है कि हर घर का लड़का या तो आईएएस बनेगा या आईपीएस या डॉक्टर या इंजीनियर। ये हमारे ज़माने में भी तय था। अब तो बहुत सारी पढ़ाइयाँ हो गई, बहुत सारी नौकरियाँ हो गई, लेकिन ये परंपरा आज भी है कि एक आईएएस, एक आईपीएस, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर प्रत्येक घर से होगा ही होगा, जितने पढ़ने लिखने वाले परिवार हैं उनमें से। तो मेरे परिवार में मेरे हिस्से इंजीनियर बनना आया था। मेरी माँ की कामना थी मैं इंजीनियर बनूं। विवेक जी प्रणाम, सुमन जी प्रणाम। और मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की। मैंने बीआईटी दिया, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने आईआईटी दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत टफ कंपटीशन हुआ करता था। ये 80 की दशक की बात बता रहा हूं, बस 80-81 की बात बता रहा हूं मैं। और मेरा इंजीनियरिंग में हुआ नहीं। मैंने 2 बार कोशिश की और तीसरी बार भी कोशिश की और फिजिक्स ऑनर्स मैं कर गया। अब मेरा एडमिशन एमएससी में होने वाला था। अब मेरा मन नाटकों में लगने लगा था। मैं पटना में रहकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोचिंग कर रहा था। वहाँ भी मैंने 1-2 नाटक कर दिए, बल्कि एक नाटक उस समय ही मैंने डायरेक्ट कर दिया था। एक गांव में मैंने डायरेक्ट कर दिया था उसी समय, जबकि मुझे नाटक के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं अपने स्तर पे अपने लोगों को इकट्ठा करके कर रहा था। मैं अपने शहर में भी मेन रोल कर रहा था। लड़कियां उस जमाने में नाटकों में आ नहीं सकती थी। बिहार की पृष्ठभूमि, बिहार का परिवार, बिहार का परिप्रेक्ष्य, बिहार की अपनी सोच, बल्कि हर राज्य में उस जमाने में यही था, हर परिवार में यही था कि लड़कियों को नाटक में या सिनेमा में नहीं आने देना है। सुप्रिया जी नमस्कार, विशाल जी नमस्कार, अलका जी नमस्कार, आलोक जी नमस्कार, सुप्रिया जी नमस्कार। लड़कियों के न होने से गांव में तो लड़के ही पुरुष पात्र करते थे, और शहर में पीआरडी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार का था, पब्लिक रिलेशन विभाग, उससे प्रोफेशनल एक्ट्रेस को बुलाया जाता था और नाटक किया जाता था। मैं प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस के साथ हीरो का रोल करता था। मैं सिर्फ एक्टिंग करता था। मुझे एक्टिंग के बारे में उस तरह से गहराई से कुछ भी पता नहीं था। मैं बस कहने के लिए एक्टर था। मैं एक अच्छे परिवार से हूं और मुझे एक्टिंग का शौक है और मैं एक्टर हूं। उसकी गहराई का मुझे कोई अंदाजा नहीं था। अपना डायलॉग याद किया और जितनी एक्टिंग आती है, जो आती है, वो कर देता था। ये चलता रहा। फिजिक्स ऑनर्स का रिजल्ट आया, फर्स्ट क्लास आ गया। नहीं, मैं पढ़ने में ज़्यादा तेज नहीं था। मैं तो बस यूं ही, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले परिवार में मेरा जन्म हुआ, ब्राह्मण परिवार में, इसलिए मैं पढ़ रहा था। हाँ, ये होता था कि मैं जो पढ़ के जाता था, पता नहीं परीक्षा में वही आ जाता था। मेरी तो तैयारी पास मार्क्स की होती थी, मैं पास कर जाऊं, परिवार की इज्जत रह जाए। अब जो पढ़ के जाता था वही परीक्षा में आ जाता था। अब इसको भाग्य कहिए या जो कहिए, और मुझे फर्स्ट क्लास आ जाता था। अब मेरा एडमिशन एमएससी में होने वाला था। मुझे लगा कि थ्रू आउट फर्स्ट क्लास अगर आ गया मैं एमएससी में भी, क्योंकि थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है,
तो उस जमाने में वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट लेटर आता था। अगर आपका थ्रू आउट फर्स्ट क्लास है, आप किसी न किसी कॉलेज में लेक्चरर बनते थे अपने विषय में। अब मुझे लगा मैं कहीं लेक्चरर ना बन जाऊं, अगर एमएससी में भी फर्स्ट क्लास आ गया तो। मेरा मन अब इंजीनियर में, मैं इंजीनियर बना नहीं, अब मेरा मन एक्टिंग में लगने लगा है। मैं अब धीरे धीरे एक्टिंग की गहराइयों में जाने लगा और बस हो गया कि भाई एक्टर बनना है, तय होने लगा कि एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। लेकिन वसंत काशिकर जी नमस्कार, प्रणाम करता हूं। एक्टर बनना है, लेकिन उस जमाने में एक्टर कैसे बनेंगे? परिवार आपको अगर एक्टर बनने की इजाजत दे तब न बनेंगे। एक तो बिहार की पृष्ठभूमि, ब्राह्मण परिवार, पढ़ने लिखने वाला परिवार, ऊपर से आपको एक्टर बनना है, नाटक करना है, फिल्मों में जाना है, ये मुमकिन नहीं था। लेकिन मुझे अब जाना था, मैंने तय कर लिया था और मैंने कहा कि ये बात अब पिताजी से कौन कहे। पिताजी के सामने हम लोग उस जमाने में जाते नहीं थे, कोई भी बात नहीं कहते थे। हर बात माताजी के द्वारा ही उन तक पहुंचती थी। मैंने माँ को फुसलाना शुरू किया कि माई हमरा एक्टर बने के बाद, तो माँ ध्यान नहीं देती थी। माँ मुझे एक्टर बनना है, माँ ध्यान नहीं देती थी। हर बार कहता था माई हमरा एक्टर बने के बाद, एक्टर बने के बाद, तो माँ ध्यान नहीं देती थी। हाँ का एक्टर होला, हटा होने। तो मैं कहता था माई एक्टर बने के बाद, माई बाबूजी से कहो ना, मेरे पिताजी से कहो ना मुझे एक्टर बनना है। तो माँ कहती थी इंजीनियर तो बने नहीं, इंजीनियर तो बनला ना, अब एक्टर बनवा। ये एक्टर का होला। तो अब मेरे बड़े भाई बड़ी बहनें जो मुझसे जस्ट बड़े थे, वो देखते थे, कहते थे माँ को फुसला रहा है। माँ फुसलिए मत, माँ फुसलाओ था एक एक्टिंग करेगा, माँ एक्टर बने के चाहता। अब मैं बड़ा ये होता था, फिर माँ से कहता था कि माँ मैं हमरा एक्टिंग करेगा, एक्टर बने थे। तो माँ ने पूछा ये एक्टर का होला हो, क्या होता है एक्टर? इंजीनियर बने नहीं, अब एक्टर बनोगे। तो मैंने कहा कि माई हम एक्टर बन जाए नू तो इंजीनियरों बन जाए, डॉक्टरों बन जाए, वकीलों बन जाए, कलेक्टरों बन जाए, एसपीओ बन जाए, हम सब बन जाए। मतलब मैं सब बन जाऊंगा, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, एसपी सब। तो माँ ने कहा है ए बबुआ ऐसा कौन नौकरी बा हो जब तू सब बन जाइबा? ऐसा कौन सा काम है जिसमें तुम सब बन जाओगे? मैंने कहा बानू ऐसा काम बावे, एक्टर एक्टिंग करे के। तो हटा, चला हटा, इंजीनियर बनना ना एक्टर बनना, हटा हटा। अब ये एक संघर्ष मेरा घर में चलता था। माँ से कहता था, माँ मानती नहीं थी। क्या करूं? मधुको जी प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। मिथिलेश जी प्रणाम, प्रकाश जी प्रणाम, गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं सबको। अब ये संघर्ष चलता था मेरा। मैंने यहां तक शुरू हो गया, क्योंकि मैं फिजिक्स का विद्यार्थी था और रहा हूं। जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों की संवेदनाओं के बारे में शोध किया और उन्होंने क्रेस्कोस्कोप यंत्र भी बनाया जिससे पेड़ पौधों की संवेदनाओं को मनुष्य के साथ जो संवेदना है उसे नापा जा सके। अब मैं दीवारों को कह रहा हूं उस थ्योरी के अनुसार, पंखे को कह रहा हूं, छतों को कह रहा हूं, सातीर और कड़ी जो लगी हुई है लकड़ी की छतों पे, उनसे कह रहा हूं, पलंग से कह रहा हूं, बिस्तर से कह रहा हूं कि बाबूजी के कहोलोनी, तुम लोग पिताजी को कहो रात को सोने आएंगे तो तुम लोग कह देना। दीवारों को कह रहा हूं, मैं तकिया को कह रहा हूं कि पिताजी जैसे आके सिरहाना सर रखेंगे तुम लोग कान में बोल देना कि सप्पू को एक्टर बनना है। मेरा घर का नाम सप्पू है। अब इस तरह का संघर्ष चलता रहा, एक बहुत दिनों तक चला और मुझे अंततोगत्वा पिताजी ने आज्ञा दी। अब ये तय करना था कि मैं कहाँ जाऊं। तो हुआ कि फिल्म में जाना है तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट है,
पुणे में, वहाँ जा सकते हो। फिर पता चला नहीं, वहाँ एक्टिंग का कोर्स बंद है आजकल। उन दिनों एक्टिंग का कोर्स किसी कारण से बंद हो गया था। तो हुआ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, वहाँ ड्रामा की पढ़ाई होती है। तो मैंने कहा फिर पढ़ाई, ड्रामा की पढ़ाई, नहीं, मुझे ड्रामा करना है, मुझे ड्रामे में शोध करना है। मैं एक्टिंग के अलग अलग आयामों को खोजूंगा, शोध करना है मुझे। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं सेल्फ कल्टीवेट करूंगा, अपने आप की खेती करूंगा, अपने अभिनेता की खेती करूंगा, अपने अभिनय की खेती करूंगा। मैं किस बात का फिजिक्स का विद्यार्थी हूं? अगर मैं फिजिसिस्ट बनता तो शोध करता, साइंटिस्ट बनता तो करता। मैं अगर एक्टर बन रहा हूं तो एक्टिंग में शोध करना चाहिए, अपने अंदर के एक्टर को खोजना चाहिए, उन एक्टिंग के, उस अभिनय के आयाम को निकालना चाहिए। तो क्यों नहीं ऐसा कुछ करें कि मैं स्वयं करूं और अलग अलग निर्देशकों के साथ, हमारे अपने दोस्तों से, हमारे मैच्योर ड्रामेटिक्स एसोसिएशन के जो सीनियर्स थे उनसे बातें हुई और सबने यही मशवरा दिया कि अलग अलग डायरेक्टर के साथ अगर तुम काम करोगे तो अलग अलग सीखोगे, बहुत सारी बातें तुमको सीखने के लिए मिलेंगी और तुम एक तुम्हारी अपनी जो भावना है ओरिजिनल, वास्तविक, वो भावना नहीं मरेगी, वो भाव जिंदा रहेगा। तुम कलाकार बनोगे तो बिल्कुल अलग दिखोगे। तुम्हें कोई पढ़ाएगा, तुम उसकी भावना को प्रकट करोगे। अब ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि खुद अपनी खेती करनी है, अपने अभिनेता की खेती करनी है, अपने अभिनय की खेती करनी है। अब ये तय हो गया और ये तय हुआ कि मैं सीधे मुंबई आऊँगा। मुंबई आकर मैंने इप्टा के साथ जुड़ा, इप्टा मुंबई के साथ, और इप्टा मुंबई में जब जुड़ा तो पता चला कि पहला काम यही था कि झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाओ, कुर्सी लगाओ, रिहर्सल शुरू होने वाला है। जहाँ जहाँ मार्किंग किया हुआ वहाँ कुर्सियाँ रखो, चेयर्स लगाओ, रिहर्सल शुरू होगा अभी। तो मैंने कहा ये क्या है भाई? कहा कि यार बैक स्टेज है। बैक स्टेज समझते नहीं हो क्या? बैक स्टेज करना पड़ता है नए लोगों को। बैक स्टेज करो। कब सीखोगे? बैक स्टेज करो। तो पता चला हम बैक स्टेज कर रहे हैं, चाय बोल के आ रहे हैं, चाय सर्व कर रहे हैं, कुर्सियाँ लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। ये रिहर्सल का कार्यक्रम शुरू हो गया, रिहर्सल देख रहे हैं। ये तो कुछ कमाल ही कुछ हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। पता चला ये नाटक है, ये नाटक, इसकी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भिंडी बाजार जाते थे। मुंबई में एक जगह है भिंडी बाजार, वहाँ जाके इस तरह का हैट चाहिए, इस तरह का कोट चाहिए, इस तरह की छड़ी चाहिए, इस तरह का चश्मा चाहिए, उस ज़माने का चाहिए, इस तरह का सिगार चाहिए, इस तरह का लैंप चाहिए, उसका कांच ऐसा होना चाहिए। हरीश जी प्रणाम, बीना जी प्रणाम। ये एक कुछ अद्भुत कार्यक्रम शुरू हो गया। शो चल रहा है, एंट्री पे खड़े हैं प्रॉपर्टी लेके, एक्टर एग्जिट करेगा, प्रॉपर्टी दीजिए, एंट्री लेगा। मिर्जा गालिब का सीन चल रहा है, आप विंग में फर्स्ट हाफ में खड़े हैं अकेले में, और तोता का पिंजरा खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मार्ग पे आके रुकना चाहिए। डोरी खींचना है, सीन खत्म हुआ और सीन शुरू होगा जब फेड आउट में धीरे से वो नीचे करना, आवाज भी नहीं होना चाहिए। ये सब चल रहा है। गद्दे लगा रहे हैं, चादरें लगा रहे हैं, पलंग उठा के ले जा रहे हैं, कुर्सियां उठा के, ये सब चल रहा है चलती शो में, चलते शो में। बैक स्टेज, बैक स्टेज, बैक स्टेज। बैक स्टेज, ये रोल कब मिलेगा? ये बैक स्टेज करवा रहे हैं। मैं तो अपने यहाँ का हीरो था, मैं तो अपने यहाँ बैक स्टेज शब्द सुना ही नहीं था कि बैक स्टेज होता है यार। ये लोग बैक स्टेज करवा रहे हैं, बैक स्टेज। फिर मैंने कहा नहीं, चलो सीखना है तो बैक स्टेज करें, लेकिन एक था कि रोल कब मिलेगा। अचानक पता चला कि नहीं, क्राउडेड प्ले हो रहा है जिसमें क्राउड चाहिए। तो नए लोगों की भर्ती क्राउड में हो जाती थी, तो मेरी भी भर्ती हो गई। बकरी में, सफेद कुंडली में,
MS सत्ती साहब के प्लेज हैं ये। राक्षस में हमने MS सत्ती साहब के साथ सबसे ज्यादा नाटक किए हैं। अब क्राउड में चांस मिल गया तो एक अलग स्टेज पे आने का कॉन्फिडेंस शुरू हो गया। क्राउड में भी कुछ बदमाशियां कर देते थे, कुछ इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते थे। उन दिनों ही शुरू हो गए। फिर पता चला बोलने वाला रोल कब मिलेगा, डायलॉग कब मिलेगा, कब बोलूंगा स्टेज पे। तो पता चला राक्षस में 2 लाइन मिले हैं मुझे। हाँ अर्जुन, खुशी मनुष्य को जीतने का सबसे बड़ा साधन है। अब ये लाइन मुझे बोलना है। उस नाटक के नायक थे सुधीर पांडे और क्लाइमेक्स में मैं ये लाइन बोलता हूं। ये लाइन इतना ही है और यही मिला था पूरे नाटक में मुझे। अब मैं लाइन जब बोलता था तो हमारे सीनियर एक हुआ करते थे, वो कहते थे कैसी आवाज है तुम्हारी, इतनी भद्दी आवाज है, एक लाइन ढंग से नहीं बोल सकते। तो मैंने कहा मेरी आवाज गड़बड़ है, मेरी आवाज गड़बड़ है, मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने सहमित्रों से पूछता था कि यार मैं ठीक नहीं बोल रहा हूं। कि नहीं तुम ठीक बोल रहे हो। मैंने कहा वो क्यों कह रहे हैं कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं ठीक, मेरी आवाज ठीक नहीं है। अभी हरदम बोला जाए मुझे। तो मैंने ये प्रण किया कि मेरी आवाज ऐसी होगी कि पूरी दुनिया एज एन एक्टर मेरी आवाज से ही जानेगी। मैं अपनी आवाज की ऐसी तैयारी करूंगा। खैर, अब ये बैक स्टेज का मामला चलता रहा। सुलभा जी प्रणाम नमस्कार। हमारी सीनियर सुलभा जी आ गई हैं। सौरभ जी नमस्कार, रविरंजन जी नमस्कार, प्रणाम करता हूं सबको। ये चलता रहा बैक स्टेज कि रोल कब मिलेगा, रोल ही नहीं मिलता था। सफेद कुंडली हो रहा है, ब्रेक्ट का प्ले, चौक सर्किल, सत्यू साहब डायरेक्टर हैं। अजदक का सीन चल रहा है स्वाभा के साथ, और वो हम लोग बख्तरपोश बने हुए हैं। पता चला कि एक ही बख्तरपोश जो साहब डायलॉग बांटते हैं हमारे सीनियर, उनको मस्का लगा कि सारे डायलॉग उन्होंने ही ले लिए, 3-4 डायलॉग, हम लोगों को डायलॉग ही नहीं मिला। तो मेरा एक मित्र था, अभी तो चला गया वो जम्मू का, अरुण साहनी, वो कहता था कि यार हम लोगों को डायलॉग कब मिलेगा, अखिल तुमको कब मिलेगा। मैंने कहा चलो उसको डायलॉग मिल गया है, वो बोल पाएगा तब ना। तो चलती शो में हम लोग बैठे हुए हैं ग्रुप में, और ऐसा सीन है कि कुछ शराब वराब पी रहे हैं बख्तरपोश, और अजदक स्वाभा का सीन चल रहा है, और उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक डायलॉग बोल रहे हैं। रोशनी जी नमस्कार। अब क्या होता था कि जैसे उसका लाइन आने वाला है, उस एक्टर का, अरुण साहनी उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता था कि तुम्हारा लाइन आ रहा है, तुम बोल रहा है, क्यों याद है ना, बोलना, और तब तक क्यों आ जाता था और उसका लाइन मैंने बोल दिया। वो मुझ पे चिढ़ गया और रिएक्ट कर रहा है, तब तक उसका दूसरा क्यों आया, अरुण साहनी ने बोल दिया। इस तरह से 3 लाइनें हम लोग बोल देते थे। इस तरह की बदमाशियां भी होती थी। लेकिन यह था कि रोल कब मिलेगा, मतलब रोल। अब इप्टा में इतनी लंबी लाइन थी, इतने सीनियर्स थे। अब पता चला कि वहां कभी मैंने संजीव कुमार जी को भी देखा था शुरुआती दिनों में, शबाना आजमी जी आ रही हैं, एक से एक हंगल साहब, हमारे एक के हंगल साहब परम आदरणीय, वो आते थे, वो नाटक कर रहे थे। ये सब कोई नाटक, सत्ती साहब बैठे हुए हैं, सारे सीनियर, सुलभा जी हमारी, ये सबके लोग। मैंने कहा कि ये क्या, रमेश तलवार जी इतने बड़े डायरेक्टर, उस समय फिल्मों में एकदम कमाल थे, थिएटर में कमाल थे, और वो आके बैठे हुए, वो नाटक कर रहे हैं। हमारा ये था कि रोल कब मिलेगा, रोल तो दो मुझे, कब तक बैक स्टेज हर प्ले में करवाते रहोगे। होता ये था कि मैं हर नाटक को देखता था, हर नाटक के रिहर्सल को देखता था हर रोज, क्योंकि बैक स्टेज में था तो हर रोज पहले आ जाता था और रिहर्सल में देखता था। और जो किरदार मुझे करने का मन करता था, उस किरदार को मैं मन ही मन परफॉर्म करता था, उसके लाइंस याद करता रहता था।
रिहर्सल के बाद भी सड़क पे चल रहा हूँ, बस पकड़ रहा हूँ, अपने घर पे जा रहा हूँ, वहाँ भी लाइंस कर रहा हूँ, और फिर आके मैं उस रोल को देखता था कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, ये साहब कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। एक नाटक के 4-5 रोल्स मैं तैयार कर लेता था। हर नाटक में ये मेरी प्रक्रिया चलती रहती थी मस्तिष्क के रूप में, उस स्तर पे कि रिहर्सल देख देख के मैं, वो कैसे कर रहे हैं, ये मैं करूँगा तो कैसा करूँगा, वो कैसे कर रहे हैं, ये मेरे मस्तिष्क में चलता रहता था। हर रोल में परफॉर्म करता रहता था मन ही मन। और मैं तैयार होने लगा धीरे धीरे। इसका नतीजा ये हुआ कि एक बार पता चला कि भाई एक और द्रोणाचार्य प्ले हमारे डायरेक्टर सुभाष डंगायच, उसमें अर्जुन नहीं है, तो अर्जुन का रोल कौन करेगा? अच्छा अखिल तुम करोगे, आ जाओ करो। और मैंने अर्जुन का रोल कर दिया, क्योंकि मैं तो तैयार था। पता चला एक ही शो में चंदू और अर्जुन दोनों कर रहा हूं, गेटअप बदल के, सेम शो में ये चल रहा है। अब अश्वत्थामा करोगे तो अश्वत्थामा करने लगा, अब तुम द्रोणाचार्य करोगे तो द्रोणाचार्य करने लगा। 35 सालों से वो नाटक मैं कर रहा हूं, क्योंकि बैक स्टेज से लेकर ऑन स्टेज तक की यात्रा है मेरी उस नाटक के साथ। और मैं आज द्रोणाचार्य आज भी करता हूं। सुभाष डंगाइच उसके डायरेक्टर हैं। इप्टा का प्ले आखिरी क्षमा, बैक स्टेज से जुड़ा हुआ हूं 35 सालों से। और जब रोल करने का मौका आया, रोल मिला, तो 35 सालों से आखिरी क्षमा भी कर रहा हूं। ये एमएस सत्थू साहब का प्ले है। रमेश तलवार जी इसमें मेन रोल करते हैं। पिछले 50 सालों से मेन रोल कर रहे हैं। उनका भी एक अपना रिकॉर्ड है। एक बार क्या हुआ कि एक नाटक की कास्टिंग चल रही थी। नाटक था राजदर्शन, डायरेक्टर थे वामन केंद्रे। रीडिंग होती थी, मुझसे भी रीडिंग करवाया था उन्होंने, लेकिन कास्टिंग डिक्लेयर करने के समय उन्होंने मेरा नाम ही नहीं लिया, मुझे कास्ट ही नहीं किया। तो मैं बहुत एकदम मैंने कहा मेरी कास्टिंग क्यों नहीं हुई? मैं भिड़ गया, मेरी कास्टिंग होनी चाहिए, मुझे क्यों नहीं हुई? मैंने प्रश्न उठा दिया। तो हंगल साहब ने कहा कि डायरेक्टर की कास्टिंग पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते। तो हंगल साहब भी मुझसे नाराज हो गए, मैं भी उनसे नाराज हो गया। बड़े प्यार में एक अलग प्यार, अलग वात्सल्य, एक अलग बात थी, प्रेम हंगल साहब के साथ। हंगल साहब ने मुझे बताया, ये घटना सुनने लायक है कि देखिए कभी कभी डायरेक्टर के साथ ऐसा हो जाता है, डायरेक्टर को अपने एक्टर पे भरोसा नहीं हो पाता। और उन्होंने एक घटना सुनाई, कहा कि 1955 में 1955 में मैं एक नाटक डायरेक्ट कर रहा था, जिस नाटक का नाम था डमरू। छबील दास में शो था, उसका शो शुरू होने वाला है। जो मेन रोल करता था लड़का, वो आया नहीं, वो एक्टर आया ही नहीं। ये हंगल साहब सुना रहे हैं मुझे। एक लड़का जो बैक स्टेज करता था, वो आया पजामा कुर्ता पहने हुए। कहा कि हंगल साहब आपको इतराज ना हो तो मैं कर दूं, शो शुरू होने वाला है। तो हंगल साहब ने डांट दिया, जाके बैठो उधर, बैक स्टेज करते हो, बैक स्टेज करो, रोल करेंगे। वो आ जाएगा लड़का, वो एक्टर आ जाएगा। अब तीसरी घंटी जाने वाली थी और वो एक्टर सचमुच नहीं आया ही नहीं। हंगल साहब को स्ट्राइक हुआ कि वो कह रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट था, शायद कर दे, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। इधर आओ, तुम कह रहे थे करने के लिए, कर दोगे? हाँ कर दूंगा। लाइन से याद है? कहा कि हाँ जाओ तैयार हो। तीसरी घंटी गई और वो एक्टर एंट्री लिया। उस एक्टर ने ऐसा परफॉर्म किया कि ओरिजिनल एक्टर ने वैसा परफॉर्म नहीं किया था। और उस एक्टर का नाम था संजीव कुमार। ये हंगल साहब ने मुझे घटना सुनाई कि बैक स्टेज करने से यह फायदा होता है
तो मैं अपने आप को बैक स्टेज का ही प्रोडक्ट मानता हूं कि बैक स्टेज करके एक एक्टर कैसे तैयार होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि थिएटर एक आध्यात्मिक यात्रा है। अगर आध्यात्मिक रूप से आप जुड़े हुए हैं, अपनी ईमानदारी, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत, अपनी संजीदगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो थिएटर एक आध्यात्मिक यात्रा है और अध्यात्म आपको कहां से कहां आपकी यात्रा करवा देगा। दूसरा मैंने कहा अभिनेता। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। जी हां, सुलभा जी कह रही हैं, सही बात है। जी सुलभा जी, आपको भी याद होगा। प्रकाश जी नमस्कार, मिथिलेश जी नमस्कार, गर्ग साहब, वसंत जी कह रहे हैं ये घटना इनके यहां भी घट चुकी है। बहुत खूब, थिएटर में घटनाएं घटती रहती हैं। अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। एक्टर इज ए स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। थिएटर में कहते हैं बॉडी एंड स्पेस। एक्टर आपकी बॉडी है, आप एक्टर है, आपकी बॉडी है, और आप ये स्पेस है, आप परफॉर्म कीजिए जो कर सकते हैं। आप कितने स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, कितनी जगह का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के द्वारा, ये बेसिक है, ये आधारभूत है। लेकिन क्या एक अभिनेता अपने शरीर को जानता है? सबसे पहले एक अभिनेता को अपने शरीर को जानना चाहिए कि उसका शरीर का साहित्य क्या है, शरीर कैसे कार्यरत है, शरीर कैसे कार्य करता है। रमेश जी प्रणाम, धनंजय जी प्रणाम, शारदा जी प्रणाम। शरीर का साहित्य जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक एक्टर का हथियार शरीर ही है। शरीर के बाद उसकी आवाज आती है, आवाज के बाद फिर आंखें, क्योंकि शरीर एक नहीं है, शरीर 5 हैं। ये जो शरीर दिख रहा है ये स्थूल शरीर है, अन्नमय कोश, अन्न खाने से बना है जो दिख रहा है। इसके बाद है प्राणमय कोश, जहां प्राण रहता है, प्राण शरीर, जहां 72,000 नाड़ियां कार्यरत हैं इस शरीर में सूक्ष्म रूप से। सतीश जी प्रणाम करता हूं। बहत्तर 72,000 नाड़ियों का सूक्ष्म शरीर, प्राणमय कोश, प्राण शरीर। उसके बाद है मनोमय कोश, मन शरीर, जहां मन रहता है, मस्तिष्क रहता है, वो कैसे कार्य करता है। उसके बाद है ज्ञानमय कोश, ज्ञान शरीर, कारण शरीर, जहां कारण है, जहां ज्ञान है। और उसके बाद है आनंद शरीर, सच्चित आनंद। वो तो सिद्ध ही प्राप्त करते हैं, संत ही, तपस्वी ही प्राप्त करते हैं। ये 5 शरीर है। इन 5 शरीर का जानना आवश्यक है। एक्टर का ये शरीर, स्थूल शरीर दिखता है, लेकिन कार्य करता है सूक्ष्म शरीर। उसकी पूरी तैयारी सूक्ष्म शरीर द्वारा होती है, और वो अभिव्यक्त जो भी करता है सूक्ष्म शरीर के तैयारी का, वो अभिव्यक्त होता है स्थूल शरीर से, इस शरीर से जो शरीर दिख रहा है। इसी तरह आपका 2 मन है। यहां मन रहता है, मन शरीर, 2 मन है, चेतन मन और चेतन मन। चेतन मन जागृत है, जागृत स्वरूप है, और चेतन मन गोदाम है, एक तरह का स्टोर रूम है।
चेतन मन के पास 15% की शक्ति है, ओनली 15%। और चेतन मन 85% की शक्ति है, 85%। चेतन मन सीखता है, देखता है, विचारता है, सोचता है, करता है, और जो भी तैयार करता है चेतन मन, वो हर कुछ जाकर अचेतन मन में स्टोर होता है, उस गोदाम में। जी हाँ, सौरभ जी नमस्कार, सुबीश नमस्कार, प्रेरित जी नमस्कार। चेतन मन से अचेतन मन में जाता है, उसके मानस पटल पे अंकित होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी सीखिए सही सीखिए, जो भी सोचिए सही सोचिए, जो भी विचारिए सही विचारिए, जो भी संगत कीजिए वो भी सही कीजिए, क्योंकि संगति से भी मनुष्य सीखता है, संगति से भी मन को प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो भी सीखेंगे, चेतन मन जो भी सीखेगा वो जाकर अवचेतन मन में स्टोर हो जाएगा, उसके मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। और एक न एक दिन, क्योंकि अवचेतन मन के पास इतनी शक्ति है कि एक न एक दिन आपकी सोच को, आपकी सीख को फलीभूत करेगा, उस तरह की परिस्थिति को लाकर आपके सामने खड़ा कर देगा। और आप कहेंगे अरे ये हो गया मेरे साथ, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, कमाल हो गया। और कुछ बुरा हो जाएगा, कहेंगे अरे ये मेरे साथ क्यों हो गया यार, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, ऐसा कभी नहीं सोचा। ऐसा नहीं, सब आप ही करते हैं। आप नहीं किए होते, नहीं सोचे होते, नहीं विचारे होते, नहीं ईर्ष्या किए होते, नहीं द्वेष किए होते, नहीं भेदभाव किए होते, नहीं गलत चीज किए होते, नहीं गलत चीज सीखते, तो अवचेतन मन में स्टोर नहीं होता। क्योंकि अवचेतन मन में जो भी स्टोर हो जाता है उसको डिलीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कहीं डिलीट होगा, नहीं तो वो डिलीट होता नहीं। तो मन कैसे कार्य करता है ये भी जानना आवश्यक है, कि हम जो सीखते हैं वो अचेतन मन में जाकर अंकित होता है। ठीक वैसे ही एक्टर जब रिहर्सल कर रहा होता है नाटकों का, जब भी रिहर्सल कर रहा होता है वो सीखता है, नाटक पढ़ता है, विचारता है, सुनता है, समझता है, उसका विश्लेषण करता है, इंप्लीमेंट करता है, वो अचेतन मन में जाके स्टोर होता है। और जब भी आवश्यकता होती है एक्टर को, अपनी उस चीज को अवचेतन मन से निकाल के उसका प्रयोग करता है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ी मत होत सुजान। एक्टर भी रिहर्सल करते 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 सीखते 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 अपने अवचेतन मन के गोदाम को भर लेता है। और जब आवश्यकता होती है उसे वहां से निकालता है, उसका इंप्लीमेंट करता है, उसका प्रयोग करता है। संजय जी नमस्कार, नमस्कार करता हूं संजय जी। खुशी जी नमस्कार। ये कहते ना एक्टर, ये तो स्विच ऑन स्विच ऑफ है यार। ये लोग कैसे कर लेता है स्विच ऑन स्विच ऑफ, कैसे कर लेता है? वो कर ये लेता है कि पूरा का पूरा लर्निंग प्रोसेस उनका जो था सही ढंग से, वो पूरा का पूरा चेतन से अचेतन मन में स्टोर है, उस गोदाम में रखा हुआ है। जब आवश्यकता होती है वो वहां से उठाते हैं और उठा के उसका प्रयोग करते हैं, तुरंत फटाक से स्विच ऑन करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्टर अर्न्स फ्रॉम थिएटर स्पेंड इन फिल्म्स और टेलीविजन। एक्टर थिएटर से कमाता है, अभिनेता नाटक से कमाता है, रंगकर्म से कमाता है, सिनेमा में खर्चता है। सिनेमा में क्या है, अब मेकअप वेकअप कर लिए, ड्रेस व्रेस पहन लिए
और असिस्टेंट डायरेक्टर 4 पेज का सीन लेके आएगा और कहेगा चलिए सर शॉट रेडी है, और आप कहिएगा अरे अभी तो पढ़ा ही नहीं, पढ़ तो लेने दे, और आपको किसी तरह पढ़ के वहां जाके शॉट देना है। और जितना जल्दी आप शॉट देंगे, जितना बेस्ट देंगे, जितने अच्छे लाइंस बोलेंगे, उतने अच्छे एक्टर्स का लाएंगे। वहां क्या होता है, वहां क्या काम करता है, यही और चेतन मन में जो स्टोर है, जो भी आपने चेतन मन से सीखा है, वही आपने फटाक से निकाला और फटाक से वहां पेश कर दिया, खर्च दिया। थिएटर का कमाया हुआ माल और चेतन मन से निकाला और यहां परोस दिया, खर्च कर दिया। कमाल तो यह है कि एक बार हमारे इंटरव्यू में एक पत्रकार को हमने कह दिया था कि मैं थिएटर से कमाता हूं और फिल्मों में खर्चता हूं, तो उसने छाप दिया कि अखिलेंद्र जी को थिएटर में बहुत पैसा मिलता है, थिएटर से कमाते हैं और फिल्मों में खर्चते हैं। तो मैंने मुझे जब पता चला कि ये क्या लिखा है भाई, किसी ने फ़ोन किया कि क्या बोले हो तुम, तो मैं माथा पीट लिया कि हे भगवान, इस साहब ने तो समझा ही नहीं मैंने क्या बोला, जबकि उनको समझा के बोला था मैंने। उन्होंने ये लिख दिया। तो पैसा नहीं कमाता एक्टर थिएटर से, वो अपनी प्रतिभा को निखारता है, समृद्ध करता है और उसे गोदाम में स्टोर करता है। तो ऐसे मन कार्यरत है। उसके बाद है श्वास, जो मूल है। श्वास को एक्टर को पकड़ के रखना चाहिए। इस सृष्टि में और विशेषकर इस भौतिक जीवन में सिर्फ 2 ही लोग पूरी श्वास लेते हैं, एक एक्टर और दूसरा सिंगर। बाकी लोग जाने अनजाने सांस लेते रहते हैं और जीवित रहते हैं, क्योंकि श्वास के बारे में पता नहीं। हम सबको ही श्वास लेते हैं। डॉक्टर हेमलता जी नमस्कार। नमस्कार सौरभ जी, नमस्कार भाई। निहारिका जी नमस्कार। हमारे श्वास भी 3 हैं। एक स्थूल श्वास है जो हर कोई लेता है, जाने अनजाने लेता ही रहता है, अचेतन रूप से लेता ही रहता है श्वास हर मनुष्य, तभी तो जीवित है। उस श्वास के जरिए फेफड़े तक कुछ क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन जाता है अंदर, और खून की जो पतली पतली नलियां होती है उस चादर को पार करके रक्त में जाकर वो ऑक्सीजन मिल जाता है, और रक्त जो है जो पूरे धमनियों में प्रवाहित होती है, और सब धमनियों को साफ करते हुए, जितनी भी गंदगियां हैं उनको साफ करते हुए, जितना प्रदूषण है साफ करते हुए, जो दाई आनंद से प्रवेश किया था हृदय के, बाई आनंद से निष्कासित होती है और फिर फेफड़े तक पहुंचती है। थकी हारी, ऑक्सीजन मिलते ही फ्रेश हो गई थी, स्वच्छ, पूरे ताकत के साथ। और जब धमनियों में प्रवाहित हुई तो सारे दूषित कण को साफ करते हुए तो वो रक्त थक गई थी, वापस फेफड़े तक आई और कार्बन डाइऑक्साइड बन के जब उसने छोड़ दिया, तब तक दूसरा श्वास आ चुका है। यही प्रक्रिया रिपीट होता रहता है, यही प्रक्रिया हर श्वास के साथ। हमारे कहने में समय लग रहा है, वो प्रक्रिया फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स की है। हमारे रक्त की जो गति है, जो ब्लड की जो स्पीड है धमनियों में दौड़ने की, वो अद्भुत है। जो कार्यशैली है, जिस तरह से हमारे धमनियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है रक्त, दूसरी श्वास है सूक्ष्म श्वास। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। सूक्ष्म श्वास
लंबी और गहरी होती है, बहुत कम लोग लेते हैं। योगा करने वाले लोग लेते हैं, प्राणायाम करने वाले लोग लेते हैं, जो यौगिक होते हैं, संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, वो लेते हैं, सिंगर्स लेते हैं, एक्टर्स भी लेते हैं, और एक्टर्स को लेना चाहिए। ये मैं प्रेस्क्राइब कर रहा हूं, एक्टर्स को भी लेना चाहिए, क्योंकि श्वास पर उसका वर्चस्व बहुत कमाल होना चाहिए। राज जी नमस्कार, राम प्रसाद जी नमस्कार, अनुज जी नमस्कार। ये लंबी और गहरी श्वास है, जो सूक्ष्म श्वास है, ये हमें प्राण शक्ति देती है। हमारे 72,000 नाड़ियों को, 72,000 नाड़ियों को प्राण शक्ति देती है, जिससे शरीर चलता है। हमें देखने की शक्ति, हमें बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, दौड़ने की हर शक्ति, पढ़ने की शक्ति, समझने की शक्ति, मस्तिष्क की शक्ति, हर कुछ इस प्राण शक्ति से आता है, लंबी और गहरी श्वास से। और यही ताजा तरीन भी करती है, यही मन को शांत भी करती है, ये जो श्वास है। क्योंकि कभी भी मन घबरा रहा है, कहते हैं ना बैठ जा बैठ जा, क्या हो रहा है, लंबी 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 सांस ले, गहरी सांस ले। अंग्रेजी में कहते हैं टेक फुल ब्रीथ है, तो अगला सांस लेता है, पांच 7-10 बार लेता है, उसको अच्छा लगने लगता है, कहता है अब मैं ठीक हूं, अब मैं स्टेज पे जाकर परफॉर्म करता हूं। या आम जीवन में भी ये क्या है, ये लंबी और गहरी सांस जाकर आपके 72,000 नाड़ियों में प्राण भरती हैं, प्राण शक्ति देती हैं। इसके बाद है सूक्ष्म श्वास, सूक्ष्म, जो ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध पुरुष लेते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ली जाती है। यह आम मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि आम मनुष्य की जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सोई रहती है, सुषुप्त अवस्था में है। एक्टर को एक्टिवेट करना है, एक्टर तपस्वी है, एक्टर कर सकता है, अगर इसका प्रोसेस बताया जाए, एक्टर को ट्रेनिंग में जोड़ा जाए, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, जो थिएटर के संस्थान हैं, अगर अपने वर्कशॉप में इस विषय को जोड़ें, श्वास को, तो कमाल हो सकता है। कभी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर श्वास लेना जान गए। अभी भी कहता हूं, हर रोज आज से ही जो श्वास नहीं लेता, 50 सांस सुबह, 25 शाम को, 25 50 50 श्वास लीजिए हर रोज, 25 सुबह 25 शाम। देखिए क्या परिवर्तन आता है आप में। देखिए सिंगर्स की आवाज क्यों बुलंद होती है। हमारे लोग गायक हैं, जितने भी गायक हैं, खन 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 आवाज क्यों निकलती है? क्योंकि सांसों पे वर्चस्व है, नियंत्रण है, कमांड है। श्वासों पे श्वास लेना जानते हैं। हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी बोलते हैं, हर कुछ का कारण हमारी रीढ़ है। रीढ़ जरा सी असंतुलित हो जाए, तनिक भी असंतुलन हो जाए इसमें, तो आपको आपका सुनना प्रभावित होगा, सूंघना प्रभावित होगा, बोलना प्रभावित होगा, देखना प्रभावित होगा। कई चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, कई संवेदनाएं पता ही नहीं चलेंगी रीढ़ के असंतुलन से। इसलिए रीढ़ को दुरुस्त रखना है, रीढ़ को समझना है, रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। रीढ़ इतना महत्वपूर्ण है, और ऐसे भी पूरा शरीर रीढ़ पे ही खड़ी है, पूरा शरीर रीढ़ पे ही खड़ा है ना।
सरदीक दिलीप नमस्कार, सौरभ नमस्कार। हम बोलते कैसे हैं? जिसको जो मन करता है बकता रहता है, बोलता रहता है। आजकल तो खैर पूरी दुनिया में फैशन है कि हर आदमी कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। उसको आभास ही नहीं है कि शब्द क्या है, उसको पता ही नहीं है शब्द ब्रह्म है, उसको पता नहीं है नाद से उत्पत्ति है इसकी, उसको पता नहीं है मनुष्य बोलता कैसे है, हम कैसे बोल रहे हैं। इस सृष्टि का मूल है ध्वनि, नाद। मतंग मुनि ने बृहद संहिता में लिखा है कि सब कुछ नाद है, नाद के बिना कुछ भी नहीं। नाद ही कण कण में गुंजयमान है, नाद हमारे भीतर भी गुंजमान है, अभी भी गुंजमान है, हम सबके भीतर, हर पर प्रतिपल नाद। तो जब जीवात्मा को बोलने का मन करता है तो जीवात्मा मन को कहती है कि मुझे बोलने का मन कर रहा है कि मैं बोलना चाहती हूं। मन अग्नि को प्रेरित करता है, नाभिहस्त नाद को प्रेरित करती है अग्नि, और नाद नाभि से ऊपर उठता है। हृदय, कंठ, शीर्ष। हृदय पे मंद्र, मध्य, तार, ये नाद के रूप होते हैं। जब हम बोलते हैं तो इस मंद्र का प्रयोग करते हैं, इस मध्य का प्रयोग करते हैं और इस शीर्ष का प्रयोग करते हैं। जब नाद की 3 भागें होती हैं तो 22 नाड़ियां संलग्न हो जाती हैं और 22 श्रुतियां प्रकट होती हैं। इन श्रुतियों के कारण ही हम सुनते हैं और इन्हीं श्रुतियों से स्वर बने हैं। 7 स्वर की बात करते हैं हम लोग ना। ऋषभ, षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, सारे गा मा पा धा नी। क्या है? पूरा खेल ही है, सापासा खेल ही है। कहते ओम, ओम का उच्चारण करो, ओम, लेकिन ओम का उच्चारण बताएगा कौन? ओम को सही ढंग से उच्चारित करें तो कमाल हो जाएगा, मिरेकल, चमत्कार, ऐसा प्रभाव है। कहते हैं शंख बजाओ। महाभारत में कई तरह के शंख बजाए गए थे। कृष्ण ने अलग शंख बनाई, अर्जुन ने अलग बजाया, भीम ने अलग, सबने, ये ध्वनि युद्ध की ध्वनि थी। शंख बजाने भी आना चाहिए। शंख कैसे बजाना है, शंख की ध्वनि क्या है, हम कैसे बोलते हैं, कितनी जगह से बोलते हैं। नाभि से, छाती से, कंठ से, नाक से, शीर्ष से, हैं? वहां से वहां तक की यात्रा, हमारे सारे जो वर्णमाला है, सारे वर्णमाला, उसका उच्चारण वैसे ही है। कवर्ग का उच्चारण कंठ से, चवर्ग तालु से, तवर्ग दंत मूर्धा से, तवर्ग दंत से, पवर्ग ओठ से, अलग अलग
स्थानों का प्रयोग है उच्चारण में, क्योंकि हर अक्षर का, हर शब्द का अपना एक अध्यात्म है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर रोज 2 पेज पढ़िए और 2 पेज ही लिखिए, क्योंकि उन शब्दों का अध्यात्म जानेंगे, उन शब्दों से जान पहचान होगा। आपकी जिह्वा और उन शब्दों का परिचय होगा। आपके कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, जिह्वा, सबसे उनका परिचय होगा। भाषा पे वर्चस्व उच्चारण ही लाता है, उच्चारण ही दिलाता है। और जिस माध्यम में काम कर रहे हैं और जिस भाषा में काम कर रहे हैं, उस भाषा में आपका नियंत्रण होना चाहिए। उसे आप कमांड करिए, तब जाकर कमाल होगा। ये सब कुछ एक्टर की तैयारी होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, अभिनेता एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। एक्टर इज स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। तीसरा क्या था? एक्टिंग इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अभिनय आध्यात्मिक साधना है। अनिल जी नमस्कार, अनिरुद्ध जी नमस्कार, स्नेह जी नमस्कार। यह आध्यात्मिक साधना होगी कैसे? हमें सांस पे नियंत्रण करना है, सांस को जानना है, मन को जानना है, अपने स्वर को, श्रुतियों को, नाद को जानना है, अपने शरीर को जानना है, अपनी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया को जानना है, क्योंकि सब एक्टर का हथियार है। ये सबके लिए है, आम मनुष्य के लिए भी है। क्योंकि एक्टर की बात हो रही है, मैं एक्टर हूं, इसलिए मैं एक्टर एक्टर कह रहा हूं। ये सबके लिए है। सुंदर जी नमस्कार, महेश जी नमस्कार। ये साधना एक्टर, उसके हाथ में छेनी हथौड़ी है। एक्टर के हाथ में सामने कोई पत्थर नहीं है। वो छेनी हथौड़ी अपने आप पे मारना है, अपने अभिनेता को तराशना है, अपनी प्रतिभा को तराशना है। जी हां, कुम्हार क्या करता है? अपनी मिट्टी को तैयार करता है। चाक पे रखने से पहले खूब तैयारी करता है, खूब तैयारी करता है कि कहीं जो आकार दूं वो मिट्टी फट न जाए। सूखने के बाद वो मिट्टी का लोदा बनाता है, उसके बाद वो चाक पे रखता है। फिर कुम्हार का जैसा विचार होता है, वैसा ही आकार लेता है वो मिट्टी। सुराही भी बना देता है, घड़ा भी बना देता है, चुकिया भी बना देता है, कुल्हड़ भी बना देता है, मूर्ति भी बना देता है। क्या कुछ नहीं बनाता। और मजाल है कि एक भी सूखने के बाद फट जाए, और अगर फट जाए तो कुम्हार दोबारा मिट्टी तैयार करता है और इस बार कोई कसर नहीं रखता। ठीक एक्टर को भी, अभिनेता को भी अपने आप को ऐसे ही तैयार करना है, तब जाके कमाल होगा। मुट्ठी को ऐसे बांध लें और मुट्ठी को पूरी तरह से खोल के बांध दें। फर्क महसूस हो रहा है? अगर मुट्ठी को यूं ही बांध लेंगे तो उतना ग्रिप नहीं आएगा। अगर पूरी तरह से खोल के पंजे को और उसके बाद मुट्ठी को बांधे तो वो ग्रिप आएगा। एक्टर को अपने आप को पहले खोल देना पड़ेगा और फिर तैयारी करनी होगी।
इस सृष्टि में ब्रह्मा के बाद अगर कोई है तो वो एक्टर है, याद रखिए। ब्रह्मा एक पल में 84 लाख योनि जीता है और एक एक्टर एक पल में 2 रूप जीता है। ब्रह्मा ने क्या किया? नाद से सृष्टि बनाई, एक ध्वनि से सृष्टि बनाई जो दृश्य है। और एक्टर क्या करता है? शब्द को दृश्य बनाता है, शब्द को दृश्य बनाता है एक्टर। लेखक तो सिर्फ शब्द लिखे हैं लेखक ने, लेकिन उस जो शब्द लेखक ने लिखे हैं उन शब्द को दृश्य कौन बना रहा है? एक्टर। भाव डाल के, विभाव से, अनुभव से स्थायी भाव दिखाता है, संचारी भाव डाल के, सात्विक भाव डाल के, आंगिक अभिनय करके, वाचिक करके, सात्विक करके उस शब्द को दृश्य बनाता है एक्टर। ब्रह्मा भी नाद को, एक ध्वनि को दृश्यमान किया है, उन्होंने भी ये सृष्टि को बनाई है। एक घटना सुनाता हूं। बंगाल थिएटर में गिरीश रंजन घोष बहुत बड़े थिएटर के निर्देशक हुए हैं, रंगकर्मी। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी को प्रणाम करता हूं, विनोदनी जी को प्रणाम करता हूं। वो एक नाटक कर रहे थे जिस नाटक का नाम था चैतन्य महाप्रभु। विनोदनी नाम की एक कलाकारा चैतन्य महाप्रभु का रोल कर रही थी। रामकृष्ण परमहंस जी थिएटर में बैठे हुए नाटक देख रहे थे। नाटक देखने के बाद वो नेपथ्य में गए, बैक स्टेज में गए और उन्होंने जाकर विनोदनी का पैर छू लिया। चूंकि विनोदनी की पृष्ठभूमि जो थी, पारिवारिक जो उसकी पृष्ठभूमि थी, वो एक वैश्या परिवार की थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आपने एक वैश्या का पैर छू लिया। परमहंस जी ने कहा, जब ये परफॉर्म कर रही थी तो मैंने साक्षात चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया इसमें। इस घटना से आप समझ सकते हैं कि एक अभिनेता, एक कलाकार, एक अभिनेत्री, एक एक्टर क्या है। एक एक शब्द को दृश्य बना देता है। उस शब्द का, उस चरित्र का, जो चरित्र वो नहीं है, उस चरित्र को जीवंत कर देता है। हर मनुष्य का एक अस्थाई भाव है। उसी तरह जब हम एक भूमिका करते हैं, एक चरित्र करते हैं, उस चरित्र का भी एक अस्थाई भाव है। और उस अस्थाई भाव को एक्टर दिखाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, शायद इससे आपको और स्पष्ट हो जाए। हर अन्न का एक अपना स्थायी स्वाद है। हर सब्जी का एक स्थायी स्वाद है। भिंडी का अपना स्वाद है, आलू का अपना स्वाद है, बैगन का अपना स्वाद है, कटहल का अपना है, अलग अलग है। रामतरोई का अपना है, गाजर का अपना है, लौकी का अपना है। हर सब्जी का अपना अपना एक प्राकृतिक स्वाद है, स्थायी स्वाद है उसका। जब हम उसी तरह गेहूं है, चावल है, अरहर है, मटर है, चना है, मूंग है, उड़द है, हर एक का अपना एक स्थायी स्वाद है जो प्रकृति ने प्रदान किया है। प्रकृति प्रदत्त है जिसको कोई हिला नहीं सकता। जब हम उसे बनाते हैं तो उसके स्थायी स्वाद को रसदार करने के लिए
हम उसमें तरह तरह की औषधि डालते हैं, मसाले डालते हैं और उस सब्जी को तैयार करते हैं, उस अन्न को पकाते हैं। कितना पकना चाहिए, कितना आंच होना चाहिए? तेज आंच होना चाहिए, सुसुम होना चाहिए, मध्यम होना चाहिए, क्या और सुसुम होना चाहिए? कितनी आंच में ये सब्जी पके, ये अन्न पके, कितनी आंच में? अलग अलग मसाला डाल दिए और उसको बनाया और उसके बाद उसका रसास्वादन कर रहे हैं। उस स्थायी स्वाद में रस भर गया। जब वो व्यंजन हम खा रहे हैं, वो रसदार व्यंजन, तो उसका स्थायी स्वभाव है, लेकिन उन मसालों ने ऐसा रस भरा है कि बहुत स्वादिष्ट हो गया है। ठीक इसी तरह हर चरित्र का अपना अस्थायी स्वभाव होता है। जो चरित्र आप निभा रहे हैं, एक अभिनेता निभा रहा होता है, उस चरित्र में अलग अलग मसाले, अस्थाई भाव चरित्र का, संचारी भाव अलग 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 अलग, सात्विक भाव, विभाव ने ज्ञात करवाया दर्शक को कि ये चरित्र ऐसा है। अनुभव ने उसकी अनुभूति करवाई। और जब संचारी भाव का संचार हुआ, सात्विक भाव द्वारा रस की उत्पत्ति हुई, दर्शकों ने रसास्वादन किया। जैसे आप स्वादिष्ट व्यंजन का आस्वादन कर रहे थे, यहां दर्शकों ने रसास्वादन किया। और जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो रस की जब निष्पत्ति होती है, तो पहले रस की निष्पत्ति स्वयं रसास्वादन जो है अभिनेता करता है, दर्शक तक पहुंचता है, दर्शक करता है। और दर्शक को इतना आनंद आता है, चाहे किसी भी रस में वो परफॉर्मेंस हो, अगर वो रसदार है, रस की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो श्रृंगार में हो, चाहे करुण में हो, चाहे रौद्र में हो, हास्य में हो, वीर में हो, विभत्स में हो, भयानक में हो, जिसमें भी हो, दर्शक को रसास्वादन होते ही दर्शक का हाथ उठ जाता है और दर्शक तालियां बजाना शुरू कर देता है। कमाल, अद्भुत, ऑसम, आउटस्टैंडिंग, ये क्या है? यही तो दर्शक पुरस्कार देते हैं। उसी समय इंस्टेंट रिएक्शन। यही फर्क है सिनेमा और थिएटर में। थिएटर लाइव परफॉर्मेंस है, लाइव रिएक्शन आता है तुरंत, लॉन्ग शॉट है, फिक्स ब्लॉक। सिनेमा थिएटर का तकनीकी विस्तार है, टाइट ब्लॉक है, थोड़ा भी हिले तो आउट। नहीं आउट हो गया, रीटेक रीटेक। थिएटर में रीटेक नहीं, सिनेमा में बार 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 रीटेक है, बार बार रीटेक है। ये है दोस्तों, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हैं। और मैंने थिएटर पे एक कविता लिखी है। ये एक तरह से विषय सूची है ये, नाटक के लिए, नाटककार के लिए, रंगकर्मी के लिए, अभिनेताओं की तैयारी के लिए, क्योंकि इसकी कई पंक्तियां अपने आप में एक अध्याय है। तो ये मैं सुनाता हूं, आप सुनिए। मेरी कविता है तो सुन लीजिए, मैं आग्रह करता हूं। शीर्षक है नाटक। कला का उत्कृष्ट रूप नाटक, काव्यों का उत्कृष्ट काव्य नाटक, उत्कृष्ट काव्य का उत्कृष्टतम रूप नाटक, विचारों की व्यापकता नाटक, विषयगत समग्रता से परिपूर्ण नाटक, काव्य, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, शिल्प, ललित कलाओं का कोश नाटक, साहित्य का संसार नाटक, शब्दों का प्रसार नाटक, रंगों का बौछार नाटक, रसों का संचार नाटक, भावों का भंडार नाटक, नेपथ्य का प्रहार नाटक, व्यक्तित्व का निखार नाटक, तालियों का पुरस्कार नाटक, भावों का भंडार नाटक, रंगकर्म का उद्गार नाटक, समाज का सरोकार नाटक, परंपराओं का विस्तार नाटक, संस्कृति का प्रतिबिंब नाटक,
समाज का दर्पण नाटक, रंगकर्मी का तर्पण नाटक, अभिनेता का समर्पण नाटक, जीवन का स्वाद नाटक, संगीत की सुगंध नाटक, आहार्य का सौंदर्य नाटक, सौंदर्य की फुहार नाटक, कंठ तालु मुर्दा दंत होष्ट जिह्वा का उच्चार नाटक, सुर राग लय ताल गति का परिवार नाटक, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ से व्याप्त नाटक, भरत मुनि का उपहार नाटक, ऋग्वेद का संवाद नाटक, यजुर्वेद का अभिनय नाटक, सामवेद का संगीत नाटक, अथर्ववेद का रस नाटक, ब्रह्मा जी रचित पंचम वेद नाटक नाटक नाटक। तो ये एक कविता के रूप में एक विषय सूची है, और या विषय सूची कविता के रूप में है, जैसा कहें आप। मैं अपनी नई पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए सफलता की कुछ कुंजियां बता देता हूं। गीतांजलि जी ने आग्रह किया था कि नई पीढ़ी के लिए कुछ कुंजियां दीजिएगा। पहली कुंजी है धैर्य। धैर्य रखिए, कोई भी काम कर रहे हैं धैर्य रखिए। धैर्य बहुत बड़ा हथियार है। पेशेंस कहते हैं ना, बड़े है पेशेंस। धैर्य रखो। धैर्य क्या होता है कि तुरंत हम उछलने लगते हैं, तुरंत बौखला जाते हैं, तुरंत कूदने लगते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट, वो 2 मिनट नूडल टाइप में नहीं। धैर्य रखिए, अपने स्किल को पॉलिश कीजिए, अपनी प्रतिभा को तैयार कीजिए, निखारिए, उसको संचित कीजिए, उसकी खेती कीजिए, तैयार कीजिए। अर्जुन की तरह धनुर्धर बनिए और प्रतीक्षा कीजिए कि कृष्ण आएंगे, लक्ष्य बताएंगे कि वो है मछली की आंख। अब कितने बड़े धनुर्धर हो, चलाओ, लगाओ निशाना, समय आएगा, याद रखिए। ये नहीं कि तीर धनुष लेके सड़क पे कूद रहे हैं, कहां निशाना लगाऊं, कहां निशाना लगाऊं, मैं तो तैयार हूं, बड़ा बेस्ट धनुर्धर हूं। नहीं, तैयार होइए, बेस्ट उस दिन साबित होइएगा जिस दिन कृष्ण आएंगे। आपको तीर धनुष चलाने का मौका मिलेगा, आप उस दिन बाण चलाइएगा, उस दिन अपने लक्ष्य को भेदिएगा। याद रखिए। एक बात और कह दूं, ऊपर वाले ने जो प्रतिभा देकर आपको इस सृष्टि में भेजा है ना, जिस कारण आपका जन्म हुआ है, हर मनुष्य का जन्म एक कारण के हुआ है, उसमें एक घटना है, एक रहस्य छुपी हुई है। जो प्रतिभा देकर भेजा है उन्होंने, जब तक उसका प्रयोग नहीं कर लेते तब तक वो वापस नहीं बुलाएंगे। याद रखिए, नहीं बुलाएंगे। दूसरा, अनुशासन। अनुशासित रहिए, अनुशासित रहिए, संयमित रहिए, संयम बरतिए, दिनचर्या को दुरुस्त कीजिए, भाषा को दुरुस्त कीजिए, आचार विचार व्यवहार चरित्र को दुरुस्त कीजिए, निखारिए उसको, अपने व्यक्तित्व को। अपने ऊर्जा का केंद्रीकरण कीजिए, सेंट्रलाइज योर एनर्जी, कंजर्व योर एनर्जी, और जहां जरूरत हो वहां प्रोड्यूस कर दीजिए। एक्टर का दूसरा नाम है ऊर्जा, दूसरा नाम है। यार तुम प्ले गिरा रहे हो यार, टेम्पो गिर रहा है प्ले का, है क्या हो गया आज, कोई एनर्जी नहीं तुम्हारे परफॉर्मेंस में? वो इसलिए नहीं है कि रिहर्सल के पहले मस्ती कर रहे थे उधर, पहले शो के पहले उधर मस्ती कर रहे थे, अब यहां पे शो गड़बड़ा रहा है। कंजर्व योर एनर्जी, संरक्षित कीजिए, और जब काम करने जा रहे हैं तब प्रोजेक्ट कीजिए, तब जाके करेक्ट होगा। एक्टर का दूसरा नाम है ऊर्जा। महेश जी नमस्कार, रोशन जी नमस्कार, संजय जी नमस्कार।
चौथा है ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो। ऐसा संकल्प कीजिए जिसका कोई विकल्प नहीं हो। याद रखिए, आप कुछ भी सोचते हैं बनने के लिए कि मैं ये बनूंगा, वो सूखी मिट्टी पे शब्द लिखने के बराबर है। हवा का झोंका आएगा, उड़ा के ले जाएगा, और फिर ढूंढते रहिए कि अरे कुछ लिखा था इधर। कुछ भी विचार करते हैं कि मैंने ये विचारा है कि मैं ये बनूंगा, वो गीली मिट्टी पर शब्द लिखने के बराबर है। पानी का बहाव आएगा, बहा ले जाएगा, फिर ढूंढते रहिए शब्द को, कुछ लिखा था यार। न सोचिए न विचारिए, संकल्प लीजिए। संकल्प लीजिए कि ये बनूंगा, यही बनूंगा, और ऐसा संकल्प जिसका कोई विकल्प ना हो। अब ये नहीं कि 2-4 साल एक्टिंग में ट्राई करता हूं, नहीं हुआ तो पिताजी का पेट्रोल पंप है वही चलाऊंगा, तो हो गई फिर छुट्टी। 2-4 साल ट्राई करता हूं, नहीं हुआ तो पिताजी का परचून का दुकान है उस पर बैठ जाऊंगा। 2-4 साल ट्राई करता हूं, नहीं हुआ तो खेती करूंगा यार बड़ा इंटरेस्ट है। 2-4 साल ट्राई करता हूं, नहीं हुआ तो इलेक्शन लड़ जाऊंगा। अगर आपके पास विकल्प है तो याद रखिए सफलता बहुत दूर है। तैयार तो होइए, तैयारी कीजिए, सफलता पीछे पीछे आएगी। कहेगी अरे कहां जा रहे हो आगे, मैं तो यहां हूं तुम्हारे पीछे, तुमको चेज कर रही हूं मैं, हैं? सफलता कहेगी। क्योंकि संतुष्ट रहना सीखिए। संतुष्टि जीवन का बहुत बड़ा आधार है। जीवन जीने की कला का मूल है संतुष्टि। जीवन को खूबसूरत बनाने का हथियार है संतुष्टि। 2 तरह का जीवन होता है, संतुष्ट जीवन और सफल जीवन। आपको तय करना है कौन सा जीवन चाहिए, संतुष्ट चाहिए या सफल चाहिए। सफल जीवन में संतुष्टि नहीं होता, याद रखना दोस्त, लेकिन संतुष्ट जीवन में सफलता पीछे पीछे आती है। याद रखिएगा, जो भी मिलता है, जितना भी मिलता है, उसमें संतुष्ट रहिए। संतुष्ट रहिए। कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस, कोई स्ट्रेन, कोई सुसाइड, कुछ नहीं होगा। कोई वैसा भाव नहीं आएगा, क्योंकि मन से हम बहुत बलवान हो जाएंगे अगर ऐसी तैयारी करेंगे, ऐसी सोच रखेंगे। आत्म को बल मिलेगा। विडंबना यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आत्म शिक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। कोई प्रावधान नहीं आत्म शिक्षण का कि आत्म बल को मजबूत कैसे करें, मनोबल को मजबूत कैसे करें, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, कैसे इसका प्रयोग करें। इतनी घटनाएं आए दिन समाज में हो रही हैं, ऐसे ऐसे समाचार आ रहे हैं, विशेषकर हमारे युवा वर्ग में। क्यों? क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आत्म शिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। विषय सूची में ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले था, मैघालय शिक्षा प्रणाली आने के पहले गुरुकुल में, गुरुकुल से संपूर्ण कला से परिपूर्ण होकर व्यक्तित्व के निखार करके छात्र बाहर निकलता था और समाज को जो चाहिए परसता था, देता था, क्योंकि सब कुछ था उसके पास। आज कुछ नहीं है, लेकिन एक्टर कर सकता है। अपनी तैयारी करनी होगी, स्वयं करनी होगी, स्वयं की तैयारी। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैंने जितने शब्द बोले, जितने स्वर और व्यंजन बोले, सबको प्रणाम करता हूं। जितने मात्राएं तन मात्राओं का प्रयोग किया, सबको प्रणाम करता हूं। मेरा मंच को प्रणाम करता हूं। आप सब जो मुझसे जुड़े हैं, जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको प्रणाम करता हूं। भगवान शिव का दिन शुरू हो रहा है, श्रावण शुरू हो गया और अब शिव जी का पूरा महीना उन्हीं की स्तुति होगी।
जटाटवी गलज्ज्वलः प्रवाह पावितस्थले कलैवलम्बितं भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादबड्डबर्मयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम। भगवान शिव की जय हो। आप सभी श्रावण में शिवमय हों, यही कामना के साथ धन्यवाद। मेरा मंच धन्यवाद। गीतांजलि आपका धन्यवाद, आपने मुझे संपर्क किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार।